बच्चों, स्वागत है आप सबका इजी कंप्यूटर के चैनल पर। आज हम लोग स्लैब फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में ये जो लाइब्रेरी फंक्शन था, इस लाइब्रेरी फंक्शन को हम ये कल हमने सॉल्व किया था। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर अभी ऊपर एक कार्ड आएगा, आप उस कार्ड को क्लिक करके पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है अ क्लास एम्प्लॉय कंटेन्स अ नंबर ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। क्लास नेम होगा एम्प्लॉय, और जो वेरिएबल्स है वो है एम्प नेम, INT एम्प कोड, डबल बेसिक पे। उसके बाद जो फंक्शंस है वो है एम्प्लॉय, फिर एम्प्लॉय के ब्रैकेट में और कुछ, उसके बाद डबल सैलरी कैल। इसके बाद इसके बाद ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद ये सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस स्पेशल अलाउंस, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्लास को पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद बाकी के प्रोग्राम देखेंगे। तो नया क्लास लेते हैं एम्प्लॉई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग स्कैनर का यूज़ करने वाले हैं। तो स्कैनर के लिए इनपुट मतलब एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं लेंगे तो फिर हम लोग स्कैनर का यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्लास नेम है एम्प्लॉई, तो यहाँ पे क्लास एम्प्लॉई आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैनर लेता हूँ। वो मैं क्यों लेता हूँ वो मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्कैनर लूँगा तो फिर मैं कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी ये वाला फंक्शन में कुछ भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ। मतलब कोई भी वेरिएबल मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्कैनर ले लूँगा तो, और क्योंकि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसलिए मुझे स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब जावा में हम लोग ये जो क्लास वेरिएबल्स के अंदर जो भी आएगा वो सब अगर स्टैटिक नहीं हुआ तो फिर इन सब वेरिएबल्स को हम लोग ये डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे स्कैनर के लिए स्टैटिक एकदम कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प नेम है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प नेम। उसके बाद यहाँ पे INT EMP कोड, तो यहाँ पे INT EMP कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे डबल बेसिक पे। तो यहाँ पे सारे जो वेरिएबल्स है उन सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो पहला फंक्शन है यहाँ पे एम्प्लॉय ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज ऑल डेटा मेंबर्स विथ लीगल वैल्यूज। लीगल वैल्यूज मतलब क्या? लीगल वैल्यूज मतलब जो वेरिएबल टाइप है यहाँ पे, मतलब स्ट्रिंग इंट डबल अरे इन सारे वेरिएबल टाइप्स को, मतलब इन सारे वेरिएबल्स का जो इनिशियल वैल्यू होता है, उन सारे इनिशियल वैल्यूज से ये सारे वेरिएबल्स को मतलब एज्यूम करना। मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एम्प नेम आएगा, एम्प नेम को हम लोग ये डबल कोट ओपन क्लोज से एज्यूम कर लेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि स्ट्रिंग का जो इनिशियल वैल्यू होता है वो होता है ये डबल कोट ओपन क्लोज। तो वैसे ही एम्प कोड जो है, एम्प कोड को हम लोग 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद जो बेसिक पे है, बेसिक पे को हम लोग 0.0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉई जो फंक्शन था वो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे है एम्प्लॉई स्ट्रिंग एन INT P डबल Q। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू असाइन एम्प नेम इक्वल्स टू n। एम्प नेम, ये देखिए एम्प नेम है स्ट्रिंग वेरिएबल।
तो अगर रेज्यूम कर लो कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ होगा कि ऐसे एम्प्लॉय स्ट्रिंग नेम ये सब होगा, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ होगा कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बस। उसके बाद ये सब लाइन अगर नहीं हुआ तो फिर आप इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे? तब आप लोग ये अगर चेक करना कि ये जो डेटा टाइप है ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एन मैच कर रहा है एम्प नेम से, तो फिर यहाँ पे एम्प नेम इक्वल्स टू एन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे p है इंट, तो यहाँ पे इंट में क्या है एम्प कोड, तो यहाँ पे एम्प कोड इक्वल्स टू p हो जाएगा। उसके बाद क्या है डबल क्यू, और यहाँ पे बेसिक पे है डबल में, तो फिर यहाँ पे बेसिक पे इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके बाद आएगा डबल सैलरी कैल। ये देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड में नहीं है। पहले हम लोग इसके पहले वाले प्रोग्राम में यहाँ पे देखिए वॉइड एक्सेप्ट था, वॉइड कंप्यूट था, और यहाँ पे वॉइड शो था। तो वॉइड के लिए क्या करना पड़ता है ये कल हमको पता है, लेकिन यहाँ पे डबल के लिए क्या करना होता है ये कुछ नया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, टू कंप्यूट एंड रिटर्न द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कैसे होगा ये बोला है यहाँ पे, सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA। उसके बाद HRA क्या है, फिर DA क्या है। उसके बाद इफ एम्प्लॉय कोड ऑफ द एम्प्लॉय इज लेस देन इक्वल्स टू 15 a special allowance will be added if salary is less than 15,000। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पे तो हमारे पास है, यहाँ पे ये बेसिक पे है, तो फिर यहाँ पे DA और HRA और सैलरी पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब इन तीनों वेरिएबल्स के लिए, मतलब इन तीनों वैल्यूज के लिए हमें कोई वेरिएबल नहीं दिया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैं एज्यूम कर सकता हूँ डबल DA इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बोला है 40% ऑफ बेसिक पे। तो सबसे पहले बेसिक पे, उसके बाद 40% मतलब इंटू 40/100, ये हो गया DA। उसके बाद क्या है HRA, तो यहाँ पे डबल HRA इक्वल्स टू बेसिक पे इंटू 30%, तो इंटू 30/100, ये हो गया HRA। उसके बाद क्या है सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA। तो यहाँ पे डबल सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA, ये हो गया सैलरी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है इफ एम्प्लॉय कोड फॉर द एम्प्लॉय इज लेस देन 15। तो यहाँ पे इफ आएगा, इफ यहाँ पे क्या बोला है एम्प्लॉय कोड मतलब EMP कोड है, यहाँ पे EMP कोड इज लेस देन इक्वल्स टू 15। ठीक है, उसके बाद स्पेशल अलाउंस विल बी एडेड इफ सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 15,000। मतलब क्या EMP कोड भी 15 के कम होना चाहिए और उसके साथ सैलरी भी 15,000 के कम होना चाहिए। कल यहाँ पे दोनों कल यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि अगर इन दोनों कंडीशन दोनों ही फुलफिल होता है तभी स्पेशल का अलाउंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब दोनों कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे एंड यूज करेंगे। ठीक है, और एंड ऐसे ऐसे लिखते हैं, डबल एंड लिखते हैं मतलब जावा में। तो जो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है एम्प्लॉय कोड है लेस देन 15, उसके बाद क्या है सैलरी इज लेस देन 15,000। तो यहाँ पे सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 15,000। यहाँ पे मतलब इस कंडीशन मतलब इस इफ स्टेटमेंट में क्या चेक होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि EMP कोड लेस देन इक्वल टू 15 है कि नहीं। अगर है उसके बाद चेक करेगा कि सैलरी 15,000 के कम है कि नहीं। अगर ये दोनों ही ट्रू हुआ उसके बाद जो 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 भी यहाँ पे बोला है वो सारा काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि द स्पेशल अलाउंस विल बी 20% ऑफ सैलरी।
एंड द मैक्सिमम अमाउंट फॉर द अलाउंस विल बी 2500। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्पेशल अलाउंस का एक वेरिएबल मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल स्पेशल अलाउंस मैं एस ए लिखता हूँ, एस से स्पेशल और फिर ए से अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस इक्वल्स टू 20% ऑफ सैलरी। तो सैलरी इंटू 20/100, ठीक है। तो ये हो गया एस ए। उसके बाद क्या बोला कि द स्पेशल अलाउंस विल बी 20% ऑफ सैलरी एंड द मैक्सिमम अमाउंट फॉर स्पेशल अलाउंस विल बी 2500। मतलब क्या मतलब ऐसा कुछ अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका जिसका कोड लेस देन इक्वल्स टू 15 है और उसका सैलरी भी लेस देन इक्वल टू 15,000 है, तब 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 उसको एक स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन 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 स्पेशल अलाउंस का जो वैल्यू है ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैक्स टू मैक्स 2500 ही हो सकता है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हेंस द टोटल सैलरी फॉर द एम्प्लॉय विल बी कैलकुलेटेड एज टोटल सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस अलाउंस। तो यहाँ पे सैलरी प्लस अलाउंस मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो जो स्पेशल अलाउंस था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद चेक करेंगे कि ये स्पेशल अलाउंस ये 2500 से ग्रेटर है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए इफ एस ए इज मोर देन 2500, ठीक है। अगर ये स्पेशल अलाउंस 2500 से बड़ा हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पे डबल टोटल सैलरी टी एस, मैं ये देख सकता हूँ टोटल सैलरी। तो ये होगा सैलरी प्लस स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस क्या है? जो जो अलाउंस था वो 2500 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द मैक्सिमम अमाउंट फॉर 2500। तो यहाँ पे मैं अलाउंस 2500 से ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन अगर अगर ये एस ए 2500 के से कम हुआ तो फिर तो फिर मैं मतलब जो अलाउंस आएगा वो ही मैं दूंगा। तो यहाँ पे टी एस इक्वल्स टू सैलरी प्लस एस ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक गलती की है कि यहाँ पे ये जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन के अंदर ही मैंने वेरिएबल एज्यूम कर लिया। ये नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे डबल टी एस इक्वल्स टू 0 पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं टी एस के साथ जो कैलकुलेशन है वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो जो अलाउंस था ये अलाउंस इक्वल्स टू सैलरी का 20% हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही आपको लिखना होगा। जावा में लगा ऐसे करते हैं कि 20% बोला है तो फिर मैं पहले 20/100 उसके बाद इंटू जो सैलरी है वो कर दिया। ये कल ऐसे करने से मतलब जवाब मतलब उल्टा आता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब ऐसे करने से मतलब जो आंसर है वो उल्टा आता है। तो इसलिए सही आंसर के लिए आपको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि पहले सैलरी उसके बाद मल्टीप्लाई गॉर्डन लास्ट में डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलाउंस था अगर वो अलाउंस 2500 से कम हुआ तो फिर मैं जो अल्टीमेट जो सैलरी है उसमें मैं सैलरी प्लस प्लस ये जो अलाउंस था वो मैंने ऐड कर दिया। लेकिन अगर ये अलाउंस 2500 से ज़्यादा हो गया तो फिर मैं सिर्फ 2500 ही ऐड करूँगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा था वो मैं ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया ये पहले जो कंडीशन था इसका इसका जो काम था वो खत्म हो गया। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द एम्प्लॉय कोड इज मोर देन 15 देन द अलाउंस विल बी 1000, ठीक है।
यहाँ पे मतलब ये जो पहले कंडीशन में ईएमपी कोड भी था उसके साथ सैलरी भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ईएमपी कोड है। तो यहाँ पे एल्स इफ ईएमपी कोड इज मोर देन 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि देन द स्पेशल अलाउंस विल बी 1000। यहाँ पे ऐसा कुछ परसेंटेज ये कल कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब जितना भी सैलरी होगा उसके साथ 1000 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे टी एस इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000, ठीक है। हेंस द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय कैलकुलेटेड एज एटा। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो वॉइड था पहले पहले वाले फंक्शन में, जो वॉइड था यहाँ पे कल हम लोग इस वॉइड के लिए लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे डबल डबल या फिर मतलब कोई भी और आ गया, जैसे कि डबल हो गया या फिर इंट हो गया। अगर अगर वॉइड के अलावा कुछ और ऐसे कुछ ये अगर कीवर्ड्स आ गए, तब हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज नहीं कर सकते। तब हम लोग यूज करते हैं रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न, फिर उसके बाद स्पेस देके फिर हम लोग मतलब जो वेरिएबल प्रिंट करने वाले हैं उस वेरिएबल को लिख देंगे बस। तो ऐसे ऐसे होगा, ये लास्ट वाला फंक्शन हो गया। उसके बाद क्या बोला है, स्पेसिफाई द क्लास एम्प्लॉय गिविंग द टू कंस्ट्रक्टर्स एंड द डबल फंक्शन ऑल्सो डिफाइन अ मेन। तो अभी मेन करने के लिए जो हम लोग क्लास 10 में करते थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद यहाँ पे नाम क्या है, एम्प्लॉई। मैं यहाँ पे एम्प्लॉई कॉपी कर लिया। उसके बाद ओबी मैं एक रैंडम नेम दे रहा हूँ इसको, ये हो गया। ओ सॉरी, ये वाला अभी नहीं होगा। अभी मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है, एक ये और एक ये। तो मतलब ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इन दोनों कंस्ट्रक्टर में से ये जो पैरामीटराइज्ड होते हैं, इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या है, आई एन टी एन, सॉरी स्ट्रिंग एन, आई एन टी पी और डबल क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल और एक डबल वेरिएबल। तो मुझे एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग ए, एक इंटीजर वेरिएबल आई एन टी बी और एक डबल वेरिएबल डबल सी मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, नेम। तो नेम तो सरनेम के साथ भी हो सकता है, तो सेफ साइड के लिए ये हो गया एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। आई एन टी क्या है, कोड। तो यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। उसके बाद डबल क्या है, एस सी डॉट, तो यहाँ पे डबल क्या है, डबल है बेसिक पे। तो यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो यूजर के मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग एन आई एन टी पी और डबल क्यू है, मतलब इन तीनों जो जो वेरिएबल्स है यहाँ पे एन पी क्यू, इस एन पी क्यू तो इस एन पी क्यू का जो वेरिएबल है वो तो हमने नहीं लिया अभी तक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कल हम लोग तीन एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे। इन तीन वेरिएबल्स में हम लोग यूजर से वैल्यू लेंगे और फिर इन तीनों वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे, वो होगा कि ऐसे एम्प्लॉई ओ बी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी सी ऐसे कर दिया। यहाँ पे जो जो ऑर्डर मेंटेन करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए है स्ट्रिंग, तो ए सबसे पहले, यहाँ पे स्ट्रिंग सबसे पहले। उसके बाद बी है इंट, तो यहाँ पे बी सेकंड में, यहाँ पे भी बी सेकंड में। उसके बाद लास्ट में डबल सी, तो यहाँ पे भी लास्ट में डबल क्यू। तो ऐसे करने से क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले इन ए बी सी में यूजर से वैल्यू लिया। उसके बाद
उसके बाद इस ए बी सी इन तीनों वेरिएबल्स को एन पी क्यू को अपना अपना जो वैल्यू है ये वाले ये ए बी सी अपना अपने अपने वैल्यूज को इन एन पी क्यू को मतलब दे देगा और फिर ये एन पी क्यू ये जो एम्प नेम एम्प कोड और बेसिक पे है इनको अपना अपना वैल्यू पास करेगा। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉई में हम लोग ये वाला और ये वाला हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट फंक्शन है इसको करना होगा। जब जब void का प्रोग्राम होता है तब हम लोग ऐसे हम लोग ये कॉल कर लेते हैं तो फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे void नहीं है, यहाँ पे है डबल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है, यहाँ पे वही वेरिएबल नेम से मैं कुछ भी एक रैंडम वेरिएबल ले लिया z। तो यहाँ पे डबल z इक्वल्स टू अभी एम्प्लॉय का क्या नाम है ओ बी। तो यहाँ पे ओ बी डॉट उसके बाद ये जो नाम है सैलरी कैल, ये सैलरी कैल यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ z जो है एक डबल वेरिएबल और उस z में मैं यहाँ पे ओ बी डॉट सैलरी कैल। तो यहाँ पे ओ बी डॉट सैलरी कैल मतलब जो ये फंक्शन है इसको हम लोग ओ बी डॉट सैलरी कैल बोलेंगे, क्योंकि ये तो है फंक्शन का नेम और ये है फंक्शन का टाइप। तो ये फंक्शन नेम तो है ये सैलरी कैल और ये फंक्शन मतलब कौन से क्लास के अंडर है, एम्प्लॉय के अंडर। तो ऐसे ही होगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम क्या है ओबी, तो यहाँ पे ओबी डॉट सैलरी कैल। इसका जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा इसका आंसर हम लोग जेड के अंदर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको तो प्रिंट करेंगे ना। तो फिर इसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जेड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट देख लेना कि सबसे पहले तो अलग अलग वेरिएबल्स लेंगे। उसके बाद उसके बाद इन वेरिएबल्स को मतलब यूजर से वैल्यू लेंगे। उसके बाद उस वैल्यूज को इन वेरिएबल्स के अंदर लेंगे। फिर ये सारे वेरिएबल्स को अपना वैल्यू पास करेंगे। उसके बाद ये वेरिएबल्स, ये जो ओरिजिनल जो वेरिएबल्स है इनको अपना वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, ऐसे काम करते हैं। और उसके बाद ये जो डबल डबल या फिर इंट मतलब कि void के अलावा जो कोई भी फंक्शन आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी टाइप है इस टाइप को भी यहाँ पे लिखना। उसके बाद एक वेरिएबल लेना। फिर ये जो क्लास नेम है इस क्लास नेम का जो 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 हमने निक नेम दिया है ओबी, उस ओबी को लिखना। फिर डॉट फिर ये जो फंक्शन नेम है इस फंक्शन नेम को यहाँ पे लिखना। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो ओबी नाम का जो फंक्शन है, मतलब ओबी नाम का जो जो क्लास है, इस ओबी नाम के क्लास के अंदर जो सैलरी कैल का जो फंक्शन है इसको ये कॉल करेगी। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा, इस आंसर को हम लोग जेड के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जेड को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला प्रोग्राम खत्म। यहाँ पे z है क्या असल में, ts। तो ts है मतलब टोटल सैलरी। तो मैं यहाँ पे ऐसे डेकोरेशन के लिए लिख रहा हूँ कि क्या है ये टोटल सैलरी इज z। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग फिर इंट फिर डबल, ये याद रखना पड़ेगा। चलिए आपके लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं ये सारे जो जो लाइंस है ये सारे लाइंस मैं यहाँ पे ऐसे ही मतलब डेकोरेशन के लिए लिख रहा हूँ। ये सारे लाइंस मतलब लिखना कुछ भी कंपल्सरी नहीं है और आप इस लाइन को ना लिख के आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं।
तो चलिए void main, ये देखिए नाम आ गया सबसे पहले, तो यहाँ पे नाम दे दिया कुछ भी। उसके बाद एंटर कोड, ये कोड मैं यहाँ पे जो जो पहला कंडीशन था इसके लिए मैं यहाँ पे कोड 10 ले रहा हूँ। उसके बाद बेसिक पे मैं कैलकुलेशन के लिए 100 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो है 204, बस 204.0। तो चलिए देखते हैं। बेसिक पे था मेरा 100, ठीक है, बेसिक पे था 100। तो यहाँ पे जो डी ए है वो है बेसिक पे इंटू 40/100 मतलब 40, तो डी ए आ गया 40। उसके बाद एच आर ए ये आ गया 30, क्योंकि 100 × 30/100, तो ये हो गया 30। तो यहाँ पे सैलरी है बेसिक पे 100 प्लस 40 प्लस 30 मतलब 170। तो यहाँ पे ई एम पी कोड लेस देन इक्वल्स टू 15, ये ट्रू होगा क्योंकि मैंने 10 लिया था। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोड लिया था 10। तो यहाँ पे ई एम पी कोड लेस देन इक्वल्स टू 15 मतलब 10 लेस देन इक्वल्स टू 15, तो ये हो गया ट्रू। उसके बाद यहाँ पे देता है सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 15,000। तो मेरा सैलरी मेरा कितना आया, 100 प्लस 30 प्लस 40 मतलब 170। तो यहाँ पे 170 लेस देन इक्वल्स टू 15,000, ये भी हो गया ट्रू। तो यहाँ पे सारे कंडीशन ट्रू हो गए। तो फिर यहाँ पे आया एस ए इक्वल्स टू सैलरी इंटू 20/100। सैलरी कितना था मेरा 170, 170 इंटू 20/100 मतलब 34। तो 34, तो 34 मोर देन इक्वल्स टू 2500, ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है सैलरी प्लस एस ए, सैलरी क्या है 170 प्लस 34, 170 प्लस 34 कितना 204। तो मेरा जो आंसर है वो है 204, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया जो ये मतलब जो पहले कंडीशन था इसका इसका आंसर। तो यहाँ पे फिर से करते हैं इसको, एंटर नेम। ये एक ग्लिच होता है, मतलब जब आप लोग मतलब AC.next लाइन यूज करते हैं तब ये ग्लिच होता है। इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो नेक्स्ट लाइन है, ये मतलब जब ये रन करता है तब ये इस लाइन को स्किप कर जाता है। ये पता नहीं क्यों होता है, लेकिन ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन से होता है। अगर आप इसको नेक्स्ट कर दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन का प्रॉब्लम है, पता नहीं ये क्यों होता है। तो यहाँ पे नेम हो गया, उसके बाद कोड 15 से ज़्यादा, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए 18 ले लिया और बेसिक पे अभी भी 100 ले लिया। तो ये है मेरा सैलरी। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए बेसिक पे 100 वही सेम। तो फिर मेरा डी ए हो गया 40 और एच आर ए हो गया 30, सैलरी हो गया 170, ठीक है। तो यहाँ पे ई एम पी कोड मैंने लिया था 18। तो यहाँ पे ई एम पी कोड 18 लेस देन इक्वल्स टू 15, ये हो गया फॉल्स। जब ये पहला कंडीशन फॉल्स हो गया और यहाँ पे एंड है, तो फिर जो कर्सर है वो अभी ये जो सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे जाएगा ही नहीं। ये पहला कंडीशन फॉल्स, ये यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे चेक करेगा ई एम पी कोड मोर देन 15, 18 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 मोर देन 15, ये हो गया ट्रू। तो यहाँ पे सैलरी प्लस 1000, तो मेरा सैलरी था 170 प्लस 1000 1170, ठीक है। तो ऐसे करते हैं स्लैब प्रोग्राम। तो इसी के साथ स्लैब प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ, ठीक है। और अगर आपको ये वाला पार्ट ज़्यादा टफ लग रहा है कि आप ऐसे मतलब एक और वेरिएबल क्यों ऐड कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है, तो फिर आप अरे ये पूरा लाइन आप मतलब मिटा सकते हैं। और यहाँ पे जो नया वेरिएबल था इसके जगह आप सिर्फ जो जो फंक्शन है आप उसको कॉल कर सकते हैं ऐसे करके। तो अगर आप ऐसे कॉल कर देंगे तो फिर तो भी मतलब सेम ही काम होगा। और वही सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं लेके यहाँ पे आप sc.next, उसके बाद यहाँ पे sc.next int,
उसके बाद यहाँ पे सी की जगह सी डॉट नेक्स्ट डबल। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो जो भी ऐसे जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है आप उसको मतलब कम कर सकते हैं। और जितना आप लोग मतलब जितना आप लोग कम लिख के काम कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा, कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो अगर आप यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए ये जो मैंने लिया था ये सब नहीं लेके आप ये जो डी ए की जगह ये एकदम डायरेक्ट डी ए की जगह ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे जो एच आर ए था इसकी जगह ये एकदम डायरेक्टली बैठा दिया। अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर मतलब आपके ऊपर है कि आपका ब्रेन कितना मस्त काम करता है। तो आप लोग ऐसे ऐसे करके अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। और आप लोग जितना टाइम सेव करेंगे आप लोग को मतलब उतना टाइम मिलेगा अपना आंसर फिर से चेक करने के लिए। ये देखिए कंपाइल हो गया मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो चलिए फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले नाम, उसके बाद कोड 10 ले लिया, फिर बेसिक पे 100। ये देखिए आंसर आंसर एकदम ठीक ठाक आ गया। और आपने यहाँ पे आपने 3 लाइन सेव किए। उसके बाद यहाँ पे भी 3 लाइन सेव किए, मतलब उसके बाद यहाँ पे 1 लाइन सेव किए। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम नंबर 2। तो अगले वीडियो में देखते हैं प्रोग्राम नंबर 3।